हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोग कंप्यूटर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी और साथ में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया था। आज जो है हमारी सेकेंड क्लास है, इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास जो है इसको स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास जो हमारी थी उसमें हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज की हमारी जो क्लास है यहाँ से 8वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोककर इसका सही आंसर जो है उसको कमेंट करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मैचिंग वाला है। हमारे पास 5 जनरेशन दी गई हैं और आगे उनमें किस तकनीक का प्रयोग हुआ है वो चीज़ें दी गई हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जनरेशन को समझते हैं और इनमें किस तकनीक का यूज़ हुआ, क्या लैंग्वेज थी, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो एक नया पेज लेते हैं। अब क्या है, कंप्यूटर जनरेशंस। अब देखिए, सबसे पहले तो यही जानना है हम लोगों को कि जनरेशन क्या होती है। अगर आप लोगों ने कल की हमारी क्लास की है तब आप लोगों को पता होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंप्यूटर था उसके साइज़ में अगर कोई बदलाव आया, लैंग्वेज में बदलाव आया, या उसमें जिस तकनीक का प्रयोग होता था उसमें बदलाव आया, ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव आया, इन चीज़ों में जैसे जैसे बदलाव आता गया, वही उसी को हम लोगों ने जनरेशन का नाम दे दिया। यही चीज़ें हैं। अब देखिए, कितनी जनरेशन थी, 5। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। तो देखिए, जनरेशन पहले हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 हो गई। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग टाइमलाइन समझते हैं कि जो ये जनरेशन थी इनकी टाइमलाइन क्या है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, जैसे हम लोगों ने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 5 लास्ट से, फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इसके बाद क्या आ रहा, 4 और 3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4, 3। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कई जगह पर हो सकता है यहाँ पर आपको 4, 2 मिल जाए या 44 मिल जाए। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि जो भी ये बदलाव आए ये एक दिन में नहीं आ गए, तो यहाँ पर लगभग टाइम लिया जाता है। तो हम लोगों ने समझने के लिए यहाँ पर 43 लिख लिया, 54। अब देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इनमें जो बदलाव आया है वो 10-10 साल में, मतलब एक तरह से कहें 10 साल के बाद बदलाव आया। तो 54 के बाद क्या आता है, 64। 64 के बाद क्या आता है, 74। ये हो गया। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक बढ़ाकर लिख देना है, यानी यहाँ पर कर देंगे 55। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कर देंगे 65। अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 75। 75 से यहाँ पर कितना हो गया, 89। और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1990। और यहाँ से अब तक। अब देखिए, हम लोगों को टाइमलाइन याद हो गई है। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को समझना जो भी इसमें तकनीक का प्रयोग हुआ, तो वो क्या क्या तकनीक थी। तो देखिए, आप लोगों को पता है सबसे पहली जनरेशन जो थी इसमें किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो थी इसमें किसका था, ट्रांजिस्टर का। अब तीसरी जो थी इसमें किसका प्रयोग हुआ था, आईसी चिप का। अब देखिए क्या था, थर्ड जनरेशन में जब आईसी चिप का प्रयोग हुआ, तब देखिए क्या था, इसमें एक आईसी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर के बराबर क्षमता थी। तब उससे क्या हो गया कि एकदम से जो साइज था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, यानी थर्ड जनरेशन जो थी यहाँ से बहुत, मतलब साइज छोटा हो गया एकदम से, पहले बहुत बहुत बड़े साइज के होते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथा जो था उसमें कौन सा आया, BLSI। पांचवा जो था इसमें कौन सा आया, ULSI। अब देखिए, BLSI क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पर क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर इसमें भी आप लोगों को कभी कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे 4 पर B आना है या U आना है, तब आप लोगों को पता है पहले लार्ज आएगा, जैसे होता है ना कि वेरी लार्ज, फिर उसके बाद अल्ट्रा लार्ज। नॉर्मली हम लोग अगर कभी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बोल देते ठीक है कि अल्ट्रा लीजेंड, तो यानी क्या है, अगर वेरी से भी ऊपर पहुंच गया तो ये नॉर्मल वही चीज़ें, इसी से आप लोग समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। इसके बाद आगे आते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं। तो देखिए, पहली में क्या था, पहली जो जनरेशन थी इसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, यानी अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर मशीनी भाषा। अब अच्छा, एक चीज़ है, अगर हम लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है, ठीक है, जब पहले मशीनी भाषा का प्रयोग हो रहा था तब यहाँ पर भाषा में बदलाव क्यों किया गया।
तो देखिए क्या था, मशीनी भाषा जो थी इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसमें जो कोडिंग वगैरह कर रहे थे, जो सारी चीज़ें थी, उसको समझने में आम लोगों को बहुत दिक्कत थी। तो यहाँ पर इसको भाषा को सरल बनाया गया और यहाँ पर क्या कर दिया गया, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखिए जब असेंबली भाषा आ गई तब इसमें भी एक दिक्कत आ गई थी कि असेंबली भाषा जो है वो कंप्यूटर नहीं समझते हैं, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता था। ये चीज़ों की, ये भी आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद अब जब हम लोग थर्ड जनरेशन में आते हैं तब यहाँ पर क्या है, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई, जैसे कोबॉल फोरट्रॉन वगैरह जो थी, कोबॉल हो गई, फोरट्रॉन हो गई, ठीक है, इनका प्रयोग होने लगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग फोर्थ जनरेशन में आते हैं तब देखिए इसके बाद क्या हो जाता है, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो जैसे क्या हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ये जो लैंग्वेज थी जैसे एसक्यूएल हो गई, इनका प्रयोग होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन जब इसमें हम लोग आए तब यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा जो थी लिस्प, यानी लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका प्रयोग होने लगा। अब एक चीज़ और है, जैसे कोबॉल हो गई, फोरट्रॉन हो गई, ये भाषा जो विकसित हुई थी तो वो जो दूसरी जनरेशन थी उसके लास्ट में विकास हुआ था इनका, तो थोड़ा थोड़ा इनके लास्ट में भी प्रयोग हुआ, लेकिन अगर हम लोग का व्यापक रूप से जो प्रयोग हुआ अच्छी तरह से, तो जो वो थर्ड जनरेशन थी यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ। ये चीज़ें भी हम लोगों ने समझ ली हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम, यानी इसका जो समय वगैरह है, मतलब किस किस समय में इसकी प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह जो है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है जब भी हम लोग लिखेंगे जिस ऑर्डर में होता है हम लोगों को बस उसी ऑर्डर में लिखना है। पहले क्या है, मिली, आपको पता है पहले मिली सेकेंड आता है, मिली सेकेंड के बाद क्या आता है, माइक्रो सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइक्रो, माइक्रो के बाद क्या आता है, नैनो सेकेंड, तो हम लोगों को लिख देना है नैनो। इसके बाद क्या आता है, पिको सेकेंड, तो पिको सेकेंड। और इसमें क्या हुआ, पिको सेकेंड से भी कम समय लगने लगा, पिको से भी कम समय लगा। ये चीज़ें भी हम लोगों ने समझ ली हैं। अब देखिए इसके बाद बचता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे तो कौन कौन सी में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग देखेंगे तब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाते हुए चलता हूँ। देखिए जैसे क्या था, पहली जनरेशन जो थी इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इससे आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैच। अब इसको आप लोग समझ जाएंगे, जैसे कहीं पर भी एक चीज़ होती है, मान लेते हैं अगर आप लोग कहीं पर ज्वाइन करेंगे जब, तब उसमें क्या आता है, ये चीज़ आती है, ये कौन से बैच के हैं, यानी एक साथ जब सारे लोग कोई भी काम करते हैं या एक साथ जो भी सिलेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बैच बोलते हैं। इससे आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम था, आप लोगों को पता है पहले कंप्यूटर जो थे वो बहुत बहुत बड़े होते थे, यानी उनका जो साइज था वो बहुत बड़ा होता था, उनको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बहुत सारे लोग लगते थे। अब क्या था, अगर किसी को एक छोटा सा काम है उसके लिए वो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, तब क्या था यहाँ पर जब बहुत सारे बैच जो थे, यानी एक पूरा बैच जो है उस पूरे बैच को बना लिया जाता था। यानी एक तरह से कहें अगर 5-6 लोग हो गए, 5-6 लोगों के काम हो गए, तो ये 5-6 लोगों का एक बैच बन गया और इनके जो भी काम है जब एक साथ कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और एक साथ सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग वगैरह कर लेगी, तो यही हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले काम लोगों को समझ आया। इसके बाद आया दूसरा, टाइम शेयरिंग। अब देखिए इसमें क्या था, टाइम शेयरिंग में क्या था कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर है और यहाँ पर 4-5 लोग हैं, ठीक है, ये सारे लोग इसको मतलब यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को। अब इसमें क्या होता था, देखिए टाइम शेयरिंग में कि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर करता था, कि जैसे कोई भी इसका जो कंप्यूटर है अपने आप, जैसे इनको कोई भी काम करना है तो थोड़ा टाइम इनके लिए शेयर कर दिया, थोड़ा इनके लिए, थोड़ा इनके लिए, थोड़ा इनके लिए, इस तरह से इसका सारी चीज़ें होती थी। तो दूसरे में हो गया टाइम शेयरिंग। अब तीसरे में क्या आया, रिमोट। अब देखिए रिमोट का क्या मतलब है, आप लोग इससे समझेंगे। नॉर्मली हम लोगों के पास टीवी वगैरह को कोई रिमोट होता है, तब आप लोगों को पता है हम लोग दूर से भी उसको एक्सेस कर पाते हैं। अब इन दोनों में क्या था, पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, इनमें जो कंप्यूटर होते थे जिस लैब में लगे हैं हम लोगों को वहीं पर जाकर एक्सेस करना है। लेकिन जब रिमोट शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए तब इसमें क्या हो गया, हम लोग इनको दूर से भी एक्सेस कर पा रहे थे, यानी इनमें ऐसी सुविधा प्रदान की गई कि ठीक है अगर आप लोग थोड़ा दूर भी हैं तो इस तरह से आप कंप्यूटर से कनेक्ट होकर उनसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिमोट शेयरिंग का भी हम लोगों को समझ आ गया। इसके बाद फोर्थ जनरेशन जो थी, इसमें GUI बेस्ड इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, यानी क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या था, जैसे ग्राफिक्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, फोटो हो गए, वीडियो हो गए, इस तरह की जो चीज़ें थी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बन गए और हम लोग इनका यूज़ करने लगे। तो आप लोगों को पता है इसी के टाइम पर लगभग विंडो वगैरह जो थी
एक तरह से कहें इसका विकास भी इसी जनरेशन के आसपास हो गया था। अब देखिए इसके बाद सारी चीज़ें हम लोगों की समझ आ गई और फिफ्थ में भी जो था वो भी यही GUI वगैरह जो थे इन्हीं का बहुत अच्छे लेवल पे प्रयोग होने लगा। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं और अपना समझते हैं प्रश्न। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जनरेशन दी गई है। तो पहली जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, मैंने अभी आप लोगों को बताया था वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। सेकंड जो थी इसमें किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जो थी इसमें किसका प्रयोग हुआ, आईसी चिप का, ठीक है। फोर्थ जो थी इसमें किसका प्रयोग हुआ, तो देखिए फोर्थ क्या था इसमें, माइक्रो प्रोसेसर का। अब आप लोगों को लगेगा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था आईसी चिप का अगर हम लोग का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन, वो ही माइक्रो प्रोसेसर है। ये चीज हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा जो था इसमें क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब एक चीज और मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे अभी था आईसी, BLSI, ULSI, देखिए इनका क्या मतलब था। जैसे आईसी में अगर हम लोग एक अनुमान माने, ठीक है, अगर इसमें 1000 ट्रांजिस्टर के बराबर क्षमता थी तो इसमें हम लोग कह देंगे 10,000 ट्रांजिस्टर के बराबर क्षमता थी, और इसमें मान लेते हैं 1,00,000 ट्रांजिस्टर के बराबर क्षमता थी। यही एक बेसिक डिफरेंस है इनमें, यानी क्या है, इनमें ज्यादा ट्रांजिस्टर प्रयोग किए गए थे। ये चीजें हो गई। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, यानी पहले का 2 इसमें है, इसको भी हटाते हैं, इसको भी, 2 का 3 तो ये भी हटाते हैं, 3 का क्या है 5, ठीक है। चौथे का क्या है, तो आप देखेंगे 3 का यहाँ पर C दिया गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 3 का 4 है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। ये वाला हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नन ऑफ द एबव। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं और हम लोगों का ये बताना है कि इनमें से कितने कथन जो है वो गलत है। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो हम लोग एक बार सुपर कंप्यूटर जो है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए नया पेज लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये हो गया। एक हम लोग लिखते हैं इधर वर्ल्ड, इधर लिखते हैं इंडिया। अब दोनों में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग लिखें यहाँ पर जनक, यानी सुपर कंप्यूटर का वर्ल्ड में जनक किसको माना जाता है, तो आप लोगों को पता है सैमोर क्रे नाम के एक जो थे वैज्ञानिक, उनको माना जाता है, यानी सैमोर क्रे। इधर इंडिया में किसको माना जाता है, विजय पी भटकर करके थे, जो विजय पी भटकर जी थे, विजय पी भटकर। ये चीज हम लोगों को समझ आ गई है। अब देखिए इसके बाद ये आ जाता है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिखे पहला सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ पर कौन सा था, CDC 6600। अब देखिए CDC से इसमें मतलब क्या था, तो इसका मतलब हो गया कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, यानी CDC का मतलब हो गया कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। इसको विकसित कब किया गया था, 1964 में, यही यहीं पर आया था। इसके बाद दूसरा कंप्यूटर जो था वो था क्रेवन, क्रेवन। ये दोनों कंप्यूटर जो है वो सैमोर क्रे ने बनाए थे, इसलिए इन्हीं को हम लोग जो है वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। इंडिया में अगर अब हम लोग आ जाएं, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो जो है परम 8000, यानी परम 8000 जो कंप्यूटर है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसको किसने बनाया था, विजय पी भटकर जो जी हैं इन्होंने बनाया था। ये चीज भी हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत में एक और आ जाता है कि पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, यानी अगर हम लोग ये देखें पहला मल्टी मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, तो ये कौन सा था, प्रत्यूष। ये चीज भी हम लोगों को समझ आ गई है। एक चीज और है, परम सुपर कंप्यूटर जो बना था तो वो कहां पर बनाया गया था, तो देखिए परम सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो पुणे की मौसम वेधशाला में, पुणे की मौसम वेधशाला, ठीक है। ये चीज हम लोगों को समझ आ गई है। अब देखिए एक चीज जो है यहाँ पर CDC 6600 जो था, मतलब CDC 6600 कंप्यूटर था, 1964 में बना था। क्रेवन सुपर कंप्यूटर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। और परम 8000 जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में, ठीक है। ये चीज हम लोगों को समझ आ गई है। क्रेवन सुपर कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था,
तो जो क्रेवन सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब इसमें बस एक क्वेश्चन रह जाता है कि जो ये मतलब सुपर कंप्यूटर जो है इसकी गति हम लोग किस में मापते हैं? तो हो गया फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। एफएल से हो जाएगा फ्लोटिंग, ओ से हो जाएगा ऑपरेशंस, पी से हो जाएगा पर, और एस से हो जाएगा सेकंड। सारी चीजें हो गई हैं। अब एक बार हम लोग सारी चीजों को फिर से समझ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं। वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सैम और क्रे। इन्होंने कौन कौन से बनाए? तो सबसे पहले बनाया सीडीसी 6600 जिसको 1964 में बनाया। फिर बनाया क्रेवन जिसको बनाया 1976 में। कहाँ पर बनाया क्रेवन को? लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में। ये चीज हो गई। और जो सुपर कंप्यूटर इसकी गति हम लोग किस में मापते हैं? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत में। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको मानते हैं? विजय पी भटकर को। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? परम 8000। कहाँ पर बनाया? पुणे की मौसम वेधशाला में। कब बनाया? 1991 में। इसके बाद आ जाता है कि जो पहला मेटाफ्लॉप मतलब मल्टी मेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो है, पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर भारत का, वो है प्रत्यूष। सारी चीजें हम लोगों को समझ आ गई। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था, बिल्कुल अभी हम लोगों ने बताया था। परम 8000 का विकास सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद परम 8000 का विकास 1991 में किया गया, ये भी सही है। परम 8000 को अमेरिका द्वारा भारत को प्रदान किया गया, ये गलत है, क्योंकि अभी ही हम लोगों ने देखा था कि भारत का पहला अगर कोई सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है, तो यहाँ पर अमेरिका द्वारा नहीं दिया गया। तो इनमें कितने कथन गलत हो गए? केवल एक कथन गलत है, ओनली वन। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कंप्यूटरों में से कौन से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थी, यानी हम लोगों को बताना है कि फर्स्ट जनरेशन जो है उसके कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर जो भी कंप्यूटर दिए गए हैं हम लोग ये देखते हैं कंप्यूटर कब कब आए। अगर वो पहले जनरेशन के टाइम पीरियड में आए हैं तो वो पहली जनरेशन के, दूसरी के आए हैं तो उसमें, और इस तरह से हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए एनियाक जो है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि एनियाक का विकास कब किया गया? 1945 में। ये चीज हो गई। एडबैक और एडसेक का कब किया गया? तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले आपको एडबैक इधर समझाता हूँ, इसमें 2-3 डेट है। अब देखिए एडबैक जो है इसमें क्या था, लगभग 1944-45 का जो समय था इसमें इसकी डिजाइन तैयार की गई, ये चीज हो गई। इसके बाद इसमें क्या था, लगभग 1949 जो था इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो अगर एक तरह से क्या पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, यानी कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से अगर क्या तैयार हो गया था, तो वो 1949 में हो गया था। लेकिन 1951 में क्या हुआ, तो इसमें हुआ था कि पहली बार इसमें कोई भी प्रोग्राम रन किया गया था, यानी एडबैक जो है इसमें पहली बार प्रोग्राम रन किया गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, ये हो गया। तो एडबैक कब बना? 1951 में। अगर पूरी तरह से हम लोग का फाइनल होकर कब रेडी हुआ, तो 1951 में। इसके बाद देखिए एडसेक कब आया, तो एडसेक आया 1949 में, ये चीज हो गई। यूनिबैक बन कब आया, तो 1951 में। IBM 650 कब आया, तो 1953 में। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए ये सारे टाइम पीरियड जो आ रहे हैं वो आप लोगों को पता है पहली जनरेशन जो है, पहली जनरेशन में ही आ रहे हैं, क्योंकि 45 जो है पहली जनरेशन में है, ये भी 51 भी, 53 भी, 49 भी और 51, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पर कितने मतलब सही हो जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे जितने भी हैं ये सारे पहली जनरेशन की, पहली पीढ़ी जो है इसी के हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद कुछ और कंप्यूटर है, हम लोग उनको भी समझ लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन के तो अभी हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड जनरेशन जो है इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हैं। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे एक था PDP बन करके, PDP 8 करके, PDP 8 हो गया, PDP 1 हो गया, ये सारे जो है पहली जनरेशन के ही हैं। इसी तरह से एक कंप्यूटर आ जाता है CDC 3600, CDC जो है 1604 करके था एक, CDC 3600, CDC 3600, CDC 1604। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से था एक एटलस करके था, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एटलस।
और हनीबेल 400। सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर दूसरी जनरेशन में कौन कौन से आ गए, PDP-8, PDP-1, CDC 3600, CDC 1604, एटलस, हनीबेल 400, ये हो गई। आते हैं अब हम लोग थर्ड जनरेशन में। थर्ड में कौन सा था, तो यहाँ पर था CDC 6600। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कब आया था, 1964 के आसपास। तो आप लोगों को पता है थर्ड जनरेशन में इसके बाद हम लोग प्रयोग कर गए थे, तो इसलिए थर्ड जनरेशन का ये कंप्यूटर है। CDC 6600 हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन क्या है, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो CDC 6600 जो है यही पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन में। तो देखिए फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से आए थे, तो आप लोगों को पता है क्रे वन करके था। क्रे वन कब आया था, 1974 में, सॉरी 1976 में। तो देखिए क्रे वन कब आया था, 1976 में। इसी तरह से था क्रे XMP, XMP, ये दोनों हो गए, फोर्थ में हो गए। अब इसी तरह से अगर हम लोग कहें फिफ्थ में, तो फिफ्थ में कौन सा है, परम जो सुपर कंप्यूटर था, ये आ गया। सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। यहां पर कौन से हो जाएंगे, सभी सही। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कथन दिया गया है और नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। हम लोगों को बताना है कि कथन जो है उसके हिसाब से कौन कौन से निष्कर्ष जो निकल रहे हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो एनालिटिकल इंजन से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम लोग एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन इन सभी को समझते हैं, जिससे हमारा ये डाउट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग एक नया पेज लेते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। डिफरेंस इंजन से लेकर एनालिटिकल इंजन तक जो था, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे विकसित होती हुई चली और कैसे बनी, जिससे हमारे दिमाग में सारी एक स्टोरी की तरह कनेक्ट हो जाए। तो देखिए क्या था, एक डेट थी 1821 की। इसमें क्या था, चार्ल्स बेबेज जो थे, ये अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे, टेबल्स वगैरह चेक कर रहे थे जो वहाँ पर था। तो अब टेबल्स वगैरह मतलब किस तरह की कैलकुलेशंस वगैरह, जिसमें लॉग की हो गई, त्रिकोणमिति जो हो गया, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह थी, वो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। तब इनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस तरह की हम लोग कोई मशीन डेवलप कर दें कि जो काम हम लोगों को मैनुअली करना पड़ रहा है, यानी ये सारी चीज़ें हम लोगों को मैनुअली चेक करनी पड़ रही, तो वो ऑटोमेटिक हो जाए। और इससे क्या है, बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ हो रही हैं, हम इंसान जब मैनुअली कर रहे हो तो उसमें जो गलतियाँ हो रही, तो वो गलती की भी संभावना नहीं बचेगी और बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो जब इनके दिमाग में आया तो 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि डिफरेंस इंजन जो था इस पर काम करना शुरू कर दिया। यहां पर क्या था, विचार आया, 1822 में डिफरेंस इंजन पर काम करना शुरू कर दिया और सरकार से जो था वो इनके लिए फंडिंग मिल गई। यानी जब इन्होंने अपना इस तरह का विचार रखा तो सरकार ने इनके लिए एक फंडिंग दे दी कि ठीक है आप इस पर काम कीजिए और सारी चीज़ें जो फंड वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या था, 1822 से काम करते रहे और धीरे धीरे चलते चलते 1832 तक पहुंच गए। तो जब 1832 में पहुंचे तब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक डेमो मशीन जो है वो तैयार की। यानी अगर हम लोग का डेमो मॉडल जो है डिफरेंस इंजन का वो तैयार किया। तो 1832 में जब इन्होंने डेमो मॉडल तैयार किया तब इन्होंने चेक किया कि ठीक है जिस तरह की मशीन बनाना चाह रहे हैं क्या वो मशीन उस तरह के काम कर रही है या नहीं। तब यहाँ पर क्या था, डेमो मॉडल ठीक है, डेमो मॉडल सफल रहा, सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें इनको प्रूफ मिल गया कि ठीक है इस तरह की मशीन जो है वो बनाई जा सकती है। लेकिन एक चीज़ थी, जब यहाँ तक आया और ये मशीन बनी तब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लग चुके थे, यानी मशीन जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। तब इनके दिमाग में फिर एक बात आई कि अगर इतने सारे पार्ट लगाकर इतनी बड़ी मशीन हम बना रहे हैं, उससे एक ही तरह की कैलकुलेशन हो रही है, जैसे मान लेते हैं लॉग और जो त्रिकोणमिति हो गया ट्रिग्नोमेट्री, इसी तरह की कैलकुलेशंस हो रही। तब इनके दिमाग में आया कि अगर हम लोगों को अलग तरह की कैलकुलेशंस करनी है तब उसके लिए हमें फिर से एक नई मशीन बनानी पड़ेगी। यानी इतनी सारी जो दिक्कत अभी तक हम लोगों ने की, ये दिक्कत हमें फिर से उठानी पड़ेगी। तब इन्होंने सोचा नहीं, हम लोगों की एक ऐसी मशीन बनानी है जो ऑटोमेटिक हो, यानी जिसमें किसी भी तरह की अगर हम लोग कैलकुलेशंस करना चाहें तो वो कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। तो यानी इसी के बाद इनके पास जो एक तरह से क्या टर्निंग पॉइंट आया और 1834 जो है 3334 जो कह लें, क्योंकि 1832 के बाद 3334 आता है, यहां से इनके दिमाग में एनालिटिकल इंजन का विचार आया। ठीक है, एनालिटिकल इंजन जो है इसका विचार आ गया। अब देखिए एक चीज थी, एनालिटिकल इंजन जो था इसका इनके दिमाग में विचार आया कैसे। तब एक था जैकार्ड लूम करके जो थे, मैंने आप लोगों को कल बताया था। यानी जैकार्ड लूम करके जो एक कंप्यूटर था जिसको जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाया था। तो इससे इनको प्रेरणा मिली क्योंकि इसमें क्या था, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था।
तो इनके दिमाग में भी यही चीज़ आई कि ठीक है हम लोग इस तरह का कंप्यूटर बना सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई 1833-34 तक हम पहुंच गए और एनालिटिकल इंजन जो है इसका इन लोगों के इनके दिमाग में एक विचार आ गया। इसके बाद क्या था 1837 जो था, इसमें क्या हुआ एनालिटिकल इंजन जो है इसका एक तरह से क्या पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन जो था वो तैयार हुआ, यानी एक तरह से मशीन जो थी वो पूरी प्रॉपर पूरी तरह से रेडी हुई। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर क्या है इसी तरह से आ जाता है कि स्थापना कब हुई थी यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई, मतलब मशीन रेडी से यहाँ पर मतलब ये था कि पूरी तरह से मशीन पर काम शुरू हो गया था यहाँ पर 1837 में। ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक डेट आती है 1842 की। अब देखिए 1842 में क्या था कि सरकार जो था उन्होंने इनके लिए फंडिंग रोक दी। क्या था जब 1822 में सरकार ने इनको फंडिंग दी थी तब इन्होंने जितना भी एक तरह से कहें बजट बताया था कि ठीक है इतने बजट में मशीन रेडी हो जाएगी, लगभग उसका 10 गुना ज़्यादा रुपए लग चुका था और पूरी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंस इंजन वो बन नहीं पाया था। एक तरह से कहें जो डिफरेंस इंजन था वो पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाया, तो सरकार ने इनकी फंडिंग रोक दी कि ठीक है बहुत ज़्यादा फंड लग जाएगा। तो जब इनका फंड रुक गया तो यहाँ पर जो डिफरेंस इंजन था इस पर ये काम नहीं कर पाए। तो इसके बाद क्या हुआ जब इसी के लिए फंडिंग रुक गई तो दोबारा इनके लिए जो एनालिटिकल इंजन था उसके लिए भी फंडिंग नहीं मिल पाई। तो इस कारण एनालिटिकल इंजन जो था वो भी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इनकी जो दोनों मशीनें थी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है उसकी अगर एक तरह से हम लोग विचार जो मिले तो वो हम लोगों को इन्हीं कंप्यूटर से मिले। जैसे एनालिटिकल इंजन था इसमें भी इन लोगों ने जो था जैसे प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर की अवधारणा दी थी, मेमोरी की स्टोर करने की अवधारणा दी थी। इसी में आप लोगों को पता है जो भी था प्रोग्रामिंग वगैरह, वो सारी चीज़ों की जो जितने भी विचार मिले आज के कंप्यूटर में वो एनालिटिकल इंजन से ही मिले। इसीलिए हम लोग जो है मतलब चार्ल्स बेबेज हैं उनको कंप्यूटर का जनक बोल देते हैं। ये चीज़ें हम लोगों को समझ आ गई हैं। सारा जितना भी आर्किटेक्चर था मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनालिटिकल इंजन में इनपुट प्रोसेस आउटपुट की अवधारणा शामिल थी तथा इसमें प्रोग्राम के अनुसार कार्य करने की क्षमता थी। कथन जो है वो पूरी तरह से सही है। इसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या निकलने हैं कि एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर की आधारभूत अवधारणा माना जाता है। निष्कर्ष बन जो है वो सही है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज के टाइम पर जो कंप्यूटर्स हैं उनका अगर कहीं से विचार मिला है तो वो एनालिटिकल इंजन से ही मिला है। अब देखिए निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है कि एनालिटिकल इंजन केवल जोड़ और घटाव की गणना कर सकता था। ये गलत है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एनालिटिकल इंजन का जब इनको विचार आया था तब क्या था डिफरेंस इंजन में केवल कुछ ही तरह की कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो इन्होंने क्या उसको बड़े लेवल पर लाया कि अगर हम लोगों को किसी भी तरह की कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तब उसके लिए एनालिटिकल इंजन जो है उसका विचार आया इनके दिमाग में। तो यहाँ पर क्या केवल जोड़ घटाव नहीं था, ये किसी भी तरह की कर सकता था। तो निष्कर्ष 2 जो है ये गलत हो जाता है। तो केवल निष्कर्ष 1 जो है ये सही है। ये चीजें हो गई। आगे आते हैं अब हम लोग ओनली कंक्लूजन 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वहां पर फिर हमारे पास कथन बन दिया गया कथन 2। यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई हैं और इनका ईयर दिया गया कि यानी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कब आई हैं। तो हम लोगों की सारी चीजें समझनी है। तो एक काम करते हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं हम लोग उनको समझ लेते हैं एक साथ। तो देखिए क्या है बहुत सारी हैं थी। जैसे एक तो थी मशीनी लैंग्वेज, ठीक है वो जब आई थी लगभग 1940s के समय पर आई थी। उसका एग्जैक्ट एक टाइम जो है वो नहीं पता है। इसके बाद क्या है मतलब जो है वो अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है वो चीज़ें हैं। अब उसके बाद क्या था असेंबली लैंग्वेज थी वो आई, तो वो भी लगभग 1950s के समय पर उस टाइम पर आ गई थी। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब शुरू होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो देखिए यहाँ पर आती है फोर्ट्रॉन करके। फोर्ट्रॉन कब आई थी? तो आई थी 1957 में। अब देखिए इसकी मैंने आप लोगों की एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हम लोग 57 देखते हैं तो हम लोगों के यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है, अगर कभी भी 57 से हम लोगों को याद आता है तो वही क्रांति याद आ जाती है। अब देखिए इसमें क्या था कि अगर हम लोग जितने भी पूरे भारतीय थे अगर सब लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करते तो एक तरह से हम लोग अंग्रेजों के किले जो थे उस पर विजय प्राप्त कर सकते थे। यानी अंग्रेजों का जो फोर्ट था उस पर विजय प्राप्त कर सकते थे। तो फोर्टॉन कब आ गया? 1957 में। हम लोगों की डेट याद हो गई। इसके बाद सेकंड आता है कोबॉल। ठीक है कोबॉल हो गया। ए कब आई थी? 1959 में। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से याद करेंगे। एक चीज है जैसे यहाँ पर कोबॉल हो गया, कोबाल्ट, नील, इस तरह से जो भी ये चीजें हो गई वो याद आ जाएंगी। अगर आप लोग वैसे भी याद करेंगे 57 के बाद इतिहास में अगर कोई दूसरी प्रमुख घटना है तब वो आप लोगों को पता है 1859 जो है इसका कौन सा है? नील विद्रोह जो है वो है। तो यहाँ पर इससे आप लोग याद कर लेंगे। फोटोन के बाद जो कोबॉल आता है, कोबाल्ट, फोटोन, इस तरह से आप सारी चीजें याद करते हुए चलेंगे तो 57 के बाद 59 की घटना आ जाएगी। ये चीजें हो गई। इसके बाद आता है सी।
सी कब आया था 1972 में, ये चीज हो गई है। सी के बाद कौन सा आ जाता है, एक सी प्लस प्लस करके थी, ये कब आई 1985 में, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका ही अगर एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन जो है तो वो 1985 में आ गया था। ये चीजें हो गई हैं। इसके बाद एक चीज और है, अगर हम लोग कहें, चलिए पास्कल एक करके थी, पास्कल कब आई थी 1970 में, ये भी चीज हो गई है। और इसके बाद एक आ जाती है पर्ल करके थी, पर्ल 87 में आई थी, 1987 में, ये चीजें भी हम लोगों ने याद कर ली हैं। इसके बाद पाइथन आती है, पाइथन कब आई थी, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, पाइथन आई थी 1991 में, ठीक है। जावा कब आई थी, जावा जो आई थी वो 1995 में आई थी, ये भी चीज हो गई है। जावा स्क्रिप्ट अगर हम लोग कह लें तो जावा स्क्रिप्ट जो आई थी वो भी 1995 में आई थी, ये भी चीजें सारी हम लोगों ने देख ली हैं। अब देखिए इसी तरह से और भी बहुत सारी थी, जैसे एक थी देखिए सी हैज करके थी, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सी हैज करके, तो सी हैज कब आई थी 2000 में, ठीक है। इसी तरह से एक थी गो करके, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसको गोलैंग बोलते हैं, कब आई थी 2009 में। अब देखिए इसकी भी एक ट्रिक है बहुत आसान। अब देखिए मैंने ट्रिक कौन कौन सी बनाई जो बहुत ज़्यादा आसान है, सबकी ट्रिक बनाने की कोशिश नहीं की, वरना क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है याद करने में। अब गो से तो हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे गो का मतलब क्या होता है जाना, अगर हम लोग बोलेंगे ठीक है गो, जाओगे वहां तो क्या आता है नो, नहीं जाएंगे, तो नो से क्या हो जाएगा 9, तो गो से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है 2009 हो गया। इसके बाद एक आती है स्विफ्ट, ये कब आई थी 2014 में। अब देखिए इसको आप लोग स्विफ्ट को किस तरह से याद रखेंगे, अब देखिए स्विफ्ट को हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, तो आप लोगों को पता है अगर हम लोग का एक तरह से सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन जो हुआ है हमारे भारत में, तो वो कब हुआ 2014 में ही हुआ है, यानी अगर शिफ्ट हुई है सरकार तो वो क्या था कि कांग्रेस से मोदी जी की तरफ कब आई है 2014 में, तो आप लोगों को याद आ जाएगा शिफ्ट कब हुई है 2014 में, तो शिफ्ट से 2014। अब देखिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी हम लोगों ने सारी लिख दी हैं और यहाँ पर देख ली हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हमारा जो भी उनको टिक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली थी पाइथन, पाइथन कब आई थी 1991 में, यानी ए का क्या हो जाएगा थी। सी प्लस प्लस देखिए कब आई थी, ये आई थी 1985 में, यानी कब हो जाएगी 2, ठीक है। पास्कल जो है, पास्कल कब आई थी, तो पास्कल आई थी 1970 में, तो कब आई थी यहाँ पर 1। पर्ल कब आई थी, पर्ल आई थी 1987 में, यानी 4 हो गया। और रूबी कब आई थी, तो 1995 में। तो अब आप देखेंगे 1995 में क्या क्या आया, एक सेकंड यहाँ पर हम लोगों को देखना है, 5 लिखना है। अब 1995 में क्या क्या आया है, देखिए एक तो आई थी जावा, ये भी आई थी 1995 में, जावा स्क्रिप्ट जो है ये भी 1995 में आई थी, और रूबी जो है ये भी आई थी 1995 में। तो जब भी आप लोग अगर अपने नोट्स बनाएंगे तो उनको सबको एक साथ लिख लेंगे इसी तरह से, तो इससे क्या है आपको डेट जो है वो याद रहेंगी। अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5 पहला वाला ही ठीक हो गया। आगे आते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वहां पर क्या है, आप लोग देखिए हमारे पास फिर कुछ कथन दिए गए हैं और आगे उनका योगदान दिया गया है, यानी क्या क्या उनकी योगदान है, ये चीजें हैं। चार्ल्स बेबेज का क्या योगदान है, आप लोगों को पता है एनालिटिकल इंजन जो है इसकी अवधारणा वगैरह इन्होंने दी थी। एडा लवलेस ने क्या किया था, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, या पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर के लिए जो एल्गोरिदम वगैरह लिखे, ये अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो किस किस तरह से कैलकुलेशन होंगी, सारे नियम वगैरह जो थे वो एडा लवलेस ने ही लिखे थे एनालिटिकल इंजन में, ये भी चीज हो गई। इसके बाद हरमन होलोरिथ ने क्या किया था, पंच कार्ड आधारित जनगणना मशीन दी थी। अभी हम लोग हरमन होलोरिथ जो है इनको भी समझेंगे। इसके बाद क्या है, जॉन नेपियर है, इन्होंने क्या किया था, नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। विलेज पास्कल ने क्या किया था, पास्क लाइन दिया था। अब देखिए क्या था, आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर्स वगैरह देखेंगे तो पहले के जो भी इस तरह की मशीन वगैरह बनाई थी तो ज़्यादातर वैज्ञानिक वगैरह जो थे उन्होंने अपने ही नाम पर लिखी थी, जैसे पास्कल से हो गया पास्क लाइन, नेपियर से हो गया नेपियर बोन्स, इसी तरह से जैकार्ड लूम हो गया जोसेफ मैरी जैकार्ड के नाम से, तो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अब इसका देखिए कौन सा सही हो जाता है, पहले का है तीसरा तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी। दूसरे का कौन सा है चौथा, ठीक है इसको हटाते हैं इसको। तीसरे का कौन सा है पांचवा, पहले का चौथे का पहला और पांचवें का दूसरा, तो पहला वाला सही हो जाता है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर आ जाती है, हरमन होलोरिथ और जनगणना मशीन, ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक नया पेज लेते हैं।
अब देखिए क्या था, ये सारा विचार जो है वो कहाँ से आया, जो जनगणना मशीन थी इसका। अमेरिका जो था उसमें जनगणना हो रही थी, तो अगर हम लोग कहें 1880 की जो जनगणना थी उसमें लगभग इनको 8 साल का समय लग गया। यानी अगर सिर्फ एक जनगणना जो थी 1880 की जो जनगणना थी 80s की, उसमें 8 साल का समय लगा। तो इन लोगों ने सोचा, अमेरिका वालों ने, कि क्या है इस तरह की कोई मशीन विकसित की जाए जहाँ पर जो हम लोगों को इतना ज़्यादा समय लग रहा है उस समय की हमारी बचत हो जाए और काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहीं पर क्या था, यहाँ से एक विचार आ गया, ठीक है इस तरह की एक जो मशीन है वो डेवलप करनी है। तो इसी मशीन को लेकर क्या था, 1884 में जो होलोरिथ थे, हरमन होलोरिथ, इन्होंने एक पेटेंट डाला। यानी जो इस तरह की इन्होंने मशीन बनाई थी उसके लिए एक पेटेंट डाला। और मशीन जो थी वो किस पर आधारित थी, तो पंच पेपर, जो इस तरह का था, पंच पेपर स्ट्रिप करके जो थी, पंच पेपर स्ट्रिप। यानी अगर जो अब हम लोग देखें कि 1880 की जनगणना में इनको 8 साल का समय लगा, तो वहीं से इनके दिमाग में एक विचार आ गया था कि ठीक है हम लोगों को इस तरह की एक मशीन बनानी है जो हम लोगों का जनगणना का समय जो है वो बहुत ज़्यादा बचा दे। तो इसी को लेकर 1884 जो था उसमें हरमन होलोरिथ जो था इन्होंने एक पेटेंट डाला कि इन्होंने एक इस तरह की मशीन बनाई है, और उसके लिए उन्होंने पेटेंट जो है वो रजिस्टर किया। वो मशीन किस पर आधारित थी, पंच पेपर स्ट्रिप पर। तो ये क्या था, पेटेंट इनका रिजेक्ट हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1886 का समय आया, उसमें क्या था कि जो ये पंच पेपर स्ट्रिप थी इससे चेंज होकर क्या कर दिया, पंच कार्ड। यानी इसमें अगर हम लोग पंच कार्ड का प्रयोग किया जाने लगा। ये बहुत हद तक सिमिलर ही थी, बस इसमें थोड़ा बदलाव था। तो अगर अब देखिए हम लोगों को 3 डेट मिल गई, ठीक है। 1884 में क्या किया, पहला पेटेंट डाला हरमन होलोरिथ ने, रिजेक्ट हो गया। 1886 में इन्होंने क्या किया, पंच कार्ड जो था इन्होंने उसका प्रयोग किया इस मशीन में। इसके बाद समय आता है 1887 में, इसमें इन्होंने क्या किया, दूसरी बार अगर हम लोग का सेकेंड टाइम पेटेंट डाला। तो ठीक है ये चीज़ आ गई, 1887 में इन्होंने दूसरी बार पेटेंट डाला। अब समय आता है 1888 का। 1888 में इन्होंने क्या किया था, हरमन होलोरिथ ने, मतलब एक जो अमेरिका था वहां पर एक तरह से क्या एग्जीबिशन रखा गया, और अमेरिका ने बोला ठीक है जिस जिस की भी मशीन है अपनी मशीन को यहाँ पर लेकर आओ, और सारी मशीन का जो है एक तरह से क्या प्रयोग किया जाएगा, जिसकी भी मशीन बेहतर होगी उसके लिए पेटेंट दे दिया जाएगा। तो बहुत से लोग, जिन जिन लोगों ने अपनी मशीन बनाई थी वो वहां पर लेकर आए थे। तो वहीं पर 1888 जो था, इसके समय पर जो हरमन होलोरिथ थे, ये भी अपनी जो टैबुलेटिंग सेंसस मशीन थी, टैबुलेटिंग सेंसस मशीन, ठीक है, इसको लेकर गए। और ये मशीन क्या थी, उस जो भी एक तरह से क्या एग्जीबिशन थी उसको जीत गई। यानी अगर सबसे जल्दी कोई भी मशीन जो थी वो जनगणना के जो डाटा था उसको कैलकुलेट कर पा रही थी, तो वो कौन सी थी, हरमन होलोरिथ की मतलब टैबलेटिंग सेंसस मशीन थी। हम लोगों को ये समझ आ गया। तो देखिए अब हम लोग एक बार फिर से इसको समझते हैं। 1880 में 8 साल का लगभग 1880 की जनगणना थी, उसमें इतना समय लग गया था। तो वहां पर क्या था, अमेरिका ने एक इस तरह का उसी टाइम पर एक ये चीज ले आए थे कि ठीक है उन लोगों को एक इस तरह की मशीन बनानी है जो हमारे जनगणना के समय को बचा दे। तो इसी को लेकर 1884 में हरमन होलोरिथ जो हैं उन्होंने अपना एक पेटेंट डाला कि इस तरह की एक मशीन बनाई है जो पंच्ड पेपर स्ट्रिप पर आधारित थी। उसके बाद इनका पेटेंट रिजेक्ट हो गया। तो 1886 में इन्होंने क्या किया, इसकी जगह पर पंच कार्ड का प्रयोग किया। 1887 में इन्होंने दोबारा पेटेंट डाला। इसके बाद जब 1888 का समय आया, तब अमेरिका ने एक एग्जीबिशन रखा एक तरह से, और जिन जिन लोगों ने अपनी मशीन बनाई थी उन सभी लोगों को बुलाया कि जिसकी भी मशीन बेहतर होगी हम लोग उसको पेटेंट दे देंगे। तो एक तरह से क्या उन्होंने डेमो लिया। तो सब लोग अपनी अपनी मशीन लेकर आए। तो वहां पर जो थे हरमन होलोरिथ, ये भी अपनी मशीन लेकर पहुंचे जिसका नाम था टैबुलेटिंग सेंसस मशीन। इस मशीन ने सबसे जल्दी जो भी वो डाटा था उसको कैलकुलेट कर दिया। ये चीज हो गई। तो 1889 का जब समय आया, तब इसमें क्या हुआ था कि इनको पेटेंट जो है वो अमेरिका ने पेटेंट दे दिया इस कंपनी के लिए। मतलब इस जो थी टैबलेटिंग सेंसर मशीन जो थी इसके लिए पेटेंट दे दिया। तब अब आप लोगों को पता चल गया 1889 की डेट कहाँ से आई, यहाँ से आई। एक काम और भी हुआ था, 1889 में एक पेरिस एग्जीबिशन था। वहां पर क्या था, ये गोल्ड मेडल भी जीती थी इनकी जो मशीन थी, हरमन होलोरिथ की टैबलेटिंग सेंसस मशीन। ये भी हो गया। इसके बाद जो 1890 का समय था, तो इसमें जो ये मशीन थी इसने जनगणना जो थी वो की थी, उसमें मदद की थी। सारी चीज़ें अब हम लोगों को समझ आएंगी ये डेट क्या क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ना आपसे ये पूछा जाएगा ना आपसे ये पूछा जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना में कब प्रयोग किया गया, 1889 में किया गया। या अगर हो सकता है कभी पूछ लिया जाए इनको पेटेंट कब मिला, 1889 में। ये चीज़ें हो गई। तो हम लोगों ने देख लिया
क्वेश्चन भी हम लोगों ने समझ लिया था। आगे आते हैं अब हम लोग, यहाँ पर क्या था, पहला वाला था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगला जो आ जाता है वो है कंप्यूटर की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस क्या होती हैं कंप्यूटर की। और यहाँ पर हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। देखिए सबसे पहला कथन हमारा कह रहा है कंप्यूटर स्वयं सोचने की क्षमता नहीं रखता। तो देखिए क्या है, कंप्यूटर जो है वो स्वयं से नहीं सोच सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर सिर्फ उसी तरह से काम करता है। जैसे अगर कंप्यूटर को हम लोगों ने बोला ठीक है 2+2 बताओ, तो 2+2 4 ही बताएगा, ऐसा नहीं 2/2 बता देगा। ये भी चीज़ें होती हैं। सेम अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर हम लोगों ने ठीक है उसको बोला कोई भी वेब ब्राउजर पे हम लोगों ने क्लिक किया या किसी भी फाइल पे क्लिक किया, तो उसी की लोकेशन से जाकर वो फाइल ओपन करके दे देगा। ऐसा नहीं है कोई दूसरा काम अपने दिमाग से करेगा, वो चीज़ें होती हैं। सेम तीसरा क्या है, कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। बिल्कुल, हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर उसी पर कार्य करता है। अगर हम लोग सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर हमेशा सही जवाब देगा। अगर हम लोग गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करने की कोशिश करेगा। चौथा है कंप्यूटर बिजली के बिना कार्य नहीं कर सकता। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को पता है कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोगों को लाइट वगैरह की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर स्वतः नए प्रोग्राम बना सकता है। कंप्यूटर क्या स्वयं से नए प्रोग्राम बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो अब देखिए कथन कौन कौन से सही हो गए, 1 2 3 4, तो यानी 1 2 3 4 ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1 2 3 4। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ कंप्यूटर्स लिखे हुए हैं और आगे उनकी फुल फॉर्म दी गई है। इस तरह का हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ पर एडसेक हो गया, यूनिबैक हो गया, इस तरह से एडसेक, यूनिबैक, एनियाक, सीपीयू, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हूँ और आगे उनकी फुल फॉर्म दी गई हो और पूछा जाए कौन सा कथन जो है वो गलत है। अब देखिए क्या है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे एडसेक हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एडसेक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये चीज़ सही हो गई। अब हो सकता है आपको वहां पर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, वहां पर कैलकुलेटर की जगह यहाँ पर कंप्यूटर लिख दे और तब पूछा जाए। अभी मान लेते हैं अगर यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं लिखा होता, कंप्यूटर लिखा होता, तब क्या पहली बार में यही एक चीज़ आती है, ठीक है एडसेक एक कंप्यूटर ही तो था, तो यहाँ पर क्या हम लोग यहीं पर गलती कर देंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो ही ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर लिख के आ जाए तो गलत है। एनियाक क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये भी चीज़ देखिए ठीक हो गई है। इसके बाद अगर अभी आप सोचिए अगर दोनों जगह पर यहाँ पर कैलकुलेटर लिखा होता या दोनों जगह पर कंप्यूटर लिखा होता, तब बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा जब ऑप्शन चूज करते थे इन्हीं दो में से कोई एक गलत करने की कोशिश करते, ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए इसके बाद थर्ड है यूनिबैक। यूनिबैक की फुल फॉर्म क्या थी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी सही हो जाता है। चौथा है सीपीयू। सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम यूनिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया वो आप लोगों को यही समझाने के लिए लिया था कि अगर अगर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कहाँ पर कैलकुलेटर होना है और कहाँ पर कंप्यूटर होना है। हो सकता है भविष्य में कभी आप लोगों को इस चीज़ को लेकर फंसाया जाए। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर सीपीयू टिक करेंगे और आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वहां पर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर्स दिए गए हैं और हम लोगों को उनका विकास कब कब हुआ उसी हिसाब से एक ऑर्डर में लगाना है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए डिफरेंस इंजन कब आया था? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कब आया था, 1822 में। एनालिटिकल इंजन कब आया था? 1837 में। टैबलेटिंग मशीन कब आई थी? 1890 में। एबीसी कंप्यूटर कब आया था? 1942 में। अब देखिए अगर आप लोगों को कभी भी याद करना हो एबीसी कंप्यूटर जो है वो कब आया था, तो देखिए क्या करेंगे, ए बी सी, यहाँ पर है 1 2 3, 3 1 कितना हो जाता है? 42, यहाँ पर 2, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो 42 आप लोगों को याद हो जाएगा। ये चीज़ भी हो गई है। एक चीज़ और है, अगर ये कभी भी आप क्या था तो मैंने आप लोगों को बताया था ABCDE लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ABC इस तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद मार्क 1 जो है ये कब आया था? तो देखिए मार्क 1 में 2 डेट हैं। एक तो है आप लोग देखेंगे 1937, एक है 1944। तो अगर हम लोग देखें 1937 में क्या हुआ, तो एक तरह से क्या 1937 में जो है इस पे काम शुरू हो गया था, यानी मार्क 1 कंप्यूटर जो है अगर उस पर काम शुरू हुआ तो वो हो गया था 1937 में। और इसके बाद जो है 1944 में क्या हुआ था, जो भी IBM के इंजीनियर्स वगैरह थे उन्होंने पूरी तरह से इसको कार्यशील बना दिया। यानी अगर हम लोग कहें 1937 में काम शुरू हुआ और 1944 में पूरी तरह से रेडी हो गया, तो मार्क 1 कब आया था? 1944 में।
ये चीज़ भी हो गई। अच्छा, मार्क वन का विकास किसने किया था, अगर इस तरह से कभी आ जाए तो इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मार्क वन। अब देखिए वन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई जैसा हो जाएगा, तो इसको किसने बनाया था, हार्वर्ड आइकिन ने। ये चीज़ भी हो गई, हम लोगों को ये भी याद हो गया, सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग अब इसका ऑर्डर देखते हैं क्या हो जाएगा, 22, 37, 90, 42, 44। तो देखिए क्या हो जाए, ये तो इसी ऑर्डर में लिखा हुआ, देखिए सबसे पहले आया ये, दूसरे पे आया ये, थर्ड पे आया 1890, इसके बाद 1942, और इसके बाद क्या आ जाएगा 1944। 1 2 3 4 5 पहला वाला ही ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे आते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास फिर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई हैं और आगे उनके डेवलपर दिए गए हैं और हम लोगों को इनको मैच करना है। तो एक एक करके सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उससे पहले और भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग सबको एक साथ ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से आते हैं, नया पेज लेते हैं। अब देखिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रॉन, ये हो गई। अब देखिए फोर्ट्रॉन जो थी इसके कौन थे डेवलपर, तो यहाँ पर कौन थे, जॉन बैक्स। इसकी मैंने अभी आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि अगर क्या था कि कोई भी फोर्ट वगैरह है, जैसे क्या था मैंने आप लोगों को बताया था कि 1957 से कि 1857 की क्रांति में अगर सभी लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करते तो हम लोग अंग्रेजों के फोर्ट पर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते थे। इस तरह से आप लोग याद करेंगे। अब इसी तरह से एक और ट्रिक है, अगर आप लोग इसका डेवलपर याद करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है फोर्ट, आगे लिखा है रन। तो देखिए अगर आप लोग इसको जब भी याद करेंगे, फोर्ट, फोर्ट रन होता है RAN। तो देखिए फोर्ट पर अगर हम लोगों को रन करना है, तो आप लोगों को पता है बहुत बहुत बड़े किले होते थे पहले, बहुत बहुत ऊंची दीवारें होती थी। अगर फोर्ट पर हम लोग रन करेंगे तो हम लोग गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, तो हम लोगों को क्या है, बैकअप लेकर चलना पड़ेगा। तो फोर्ट रन से क्या हो जाएगा, बैकअप, यानी बैक्स, जॉन बैक्स। ये चीज हम लोगों को याद हो गई। इसके बाद दूसरा आता है कोबॉल। कोबॉल के मतलब डेवलपर जो थे वो कौन थे, यहाँ पर है ग्रेश होपर। अब इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कोबाल्ट, कॉपर, इस तरह से जब भी हम लोग कभी भी पढ़ते हैं आप लोगों को पता है, प्रोनाउंस हम लोग करते हैं तो ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, कोबाल्ट, कॉपर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप लोग कोबाल्ट देखेंगे, कॉपर से हॉपर, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। दूसरा भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आता है सी। सी के कौन थे, डेनिस रिची। अब जब भी आप लोग सी पढ़ेंगे तो आप लोग डेनिस की जगह अगर आप लोग इस तरह से इनका नाम कभी भी पढ़ेंगे, डेनिसी रिची, तो आप लोगों को हमेशा पहली बार से याद होता हुआ चलेगा, ठीक है, सी से सी बन जाएगा, डेनिसी रिची। ये चीज हो गई। फिर देखिए आता है C++। तो C+ के कौन थे, बिजार्ने स्टारस्ट्रप। बिजार्ने स्टारस्ट्रप, स्टारस्ट्रप, बिजार्ने स्टारस्ट्रप। ठीक है, ये चीज हो गई है। इसके बाद देखिए C++ के बाद आता है एक पाइथन। पाइथन के कौन थे, गाइडो वॉन रोसम। गाइडो वॉन रोसम। अब देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, आप लोगों को पता है जितने भी जानवर वगैरह हो गए, कोई भी पक्षी हो गए, हम लोग सबको पाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कभी भी कोई किसी सांप को नहीं पालता, क्यों, क्योंकि हम लोग सांप को कभी भी गाइड नहीं कर सकते। और पाइथन आप लोगों को पता है एक तरह के सांप की ही प्रजाति है, तो पाइथन को हम लोग गाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ से हो जाएगा गाइडोवॉन रोशम। ये चीज भी हो गई है। इसके बाद देखिए आता है जावा स्क्रिप्ट। देखिए जावा स्क्रिप्ट जो थे इसके कौन थे डेवलपर, तो ब्रेंडन ईच। अब ये भी चीज होगी, जब भी हम लोग देखिए जावा स्क्रिप्ट हमारे, जब भी हम लोग देखेंगे, आपको पता है स्क्रिप्ट देखकर हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, मूवी स्क्रिप्ट। जैसे आप लोग कभी भी सुनेंगे स्क्रिप्ट आ गया, मूवी स्क्रिप्ट आ गई, या आप लोग किसी भी प्ले वगैरह हो गए उसकी स्क्रिप्ट आ गई, तो आप लोगों को पता है अगर कोई भी मूवी है उसकी स्क्रिप्ट भी हम लोगों के पास हो, तब भी हम लोग उस पर मूवी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को पता बहुत ज्यादा रिच होना पड़ेगा। तो आप लोग इससे समझ जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट यानी ब्रेंडन ईच, रिच ईच। ये भी हम लोगों ने याद कर ली है। इसके बाद देखिए एक आ जाती है जैसे सी हैज करके थी, सी हैज। तो ये आप हैज से याद कर लेंगे, हेजल्सबर्ग करके इस तरह से एक आ जाएगी, सॉरी हेजल्सबर्ग, हाँ हेजल्सबर्ग, क्या नाम था, एंडस हेजल्सबर्ग, एंडस हेजल्सबर्ग। ये भी हम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं
और अपना क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कुछ अलग भी है, तो हम लोग उनको देख लेते हैं। जैसे बेसिक है, अब जब हम लोग इसकी मैचिंग करेंगे तब आप लोग इससे देख लेंगे। बेसिक जो है इसके डेवलपर कौन थे, तो जॉन जी केमिन करके जो थे यही हो गए, और थॉनोस कोट्स करके। तो पहले का ए का क्या हो जाएगा, वन, ए भी हो गई। कोवल कॉपर आप लोग देखें, ग्रेस हॉपर, ये चीज़ याद हो जाएगी। सी प्लस प्लस के कौन थे, बिजार्ने स्टार स्ट्रप, ये भी हो गया है, ठीक है। पर्ल के कौन से थे, लैरी वॉल, ये भी हो गए। और रूबी के कौन थे, युकिहिरो मात्सुमोतो, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 कहीं पर लिखा है, 1 2 3 4 5 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। तो देखिए क्या है आगे हम लोग इसको देखते हैं, इस पे भी लगा देते हैं, सॉरी डी, ई। अब देखिए क्या है, देखिए आज की हमारी जो क्लास है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम लोग आज की अपनी क्लास जो है इसको यहीं पर एंड करेंगे, और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ही 2 4 क्वेश्चंस बचे हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जो है उस पर आ जाएंगे।